नमस्कार। खास मुलाकात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे खास मेहमान हैं मिस्टर राहुल मोदी, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में, और जिन्होंने एक तहलका मचा रखा है कोऑपरेटिव सोसाइटीज में। आप चर्चा कर रहे हैं डिजिटाइजेशन की, और इसके साथ साथ में कि भाई हम लोग एक टेक्नोलॉजी लेकर आएंगे। सर, कोऑपरेटिव सोसाइटीज में ये सब नहीं होता है। देखिए मैडम, आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो एक संस्था है, सहकारी संस्था, निश्चित तौर पर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, पर हमारे काम करने का एक बहुत अलग तरीका है, बहुत अलग अंदाज है। निश्चित तौर पर जब आप कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करते हैं तो लोगों के मन में एक प्री कंसेप्ट नोशन होता है। बिल्कुल है जी, कि कोऑपरेटिव सोसाइटी तकनीक पर काम नहीं करती है, पर्सन ओरिएंटेड होती है, एक ही आदमी के दिशा निर्देश पर चलती है। पर हमने सहकारिता के माध्यम से सहकारी संस्थाओं में हमने एक अलग अपने दिशा बनाई है, एक अलग बेंचमार्क सेट किया है। चाहे टेक्नोलॉजी की बात हो, तकनीक के माध्यम से डिजिटाइजेशन के ऊपर काम करने की बात हो, चाहे किसी कार्य प्रणाली के तहत प्रोसेस ओरिएंटेड अप्रोच हो, या पूरी तरह से प्रोफेशनल अप्रोच से जो हम काम करते हैं, तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज में, सहकारिता संस्थाओं में हमने हमारी एक अलग पहचान बनाई है, एक अलग दिशा बनाई है। और उसी के तहत हम टेक्नोलॉजी के साथ जो भारत सरकार का विजन है डिजिटल इंडिया का, उसको कई सालों पहले से चालू करते आ रहे हैं। और आज भारत सरकार के किस तरीके से, चलिए आपने कह दिया करते आ रहे हैं, हमने भी बहुत बार चर्चाएं सुनी है कि भाई राहुल जी का एक बहुत बड़ा सपना है और एक पहल कर दी है उन्होंने कि भाई अब कोऑपरेटिव्स में भी डिजिटाइजेशन की बात होगी, टेक्नोलॉजी की बात होगी। आप मुझे ये बताइए कि ये जो आप कह रहे हैं कि आपने एक पहल करी थी, वो जब आपने जो भी वो पहल करी कुछ एक दिन पहले, जहां तक मेरा ख्याल है, एक आपका ऐप है जिसके आप बात कर रहे हैं, उस ऐप के बारे में मैं जानूंगी, लेकिन मैं उससे पहले ये जानूंगी कि जब ये डीमोनेटाइजेशन हुआ जी, हमें भी पता है कि एक अफरा तफरी सी मच गई है। आपके जो मेंबर्स थे उनके लिए आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी ने क्या ऐसा करा कि डीमोनेटाइजेशन से घबराने की जरूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं? क्या किया आपने? मैं इसके लिए आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूंगा। 2008 में जब हमारी संस्था को मल्टी स्टेट का दर्जा मिला, तब हमने पूरी तरह से हमारे जो शाखाएं थी, राजस्थान के बाहर हमने शाखाओं का विस्तार किया, दूसरे प्रदेशों में जाकर हमने अपनी शाखाओं का चलन किया, कार्य करना चालू किया। तब हमारी ये इच्छा थी और हमारा एक विजन था कि जब हम इतना बड़ा काम बनाएंगे, इतनी बड़ी सहकारिता के क्षेत्र में हम अपनी संस्था को बढ़ाएंगे, तो पूरी तरह से टेक्नोलॉजी के माध्यम से सारी शाखाएं एक दूसरे के से कनेक्टेड हो और रियल टाइम फाइनेंशियल सर्विसेज, रियल टाइम वित्तीय सेवाएं हम अपने सदस्यों को दे पाए। उसी कार्य को जब हम आगे बढ़ाते हुए हमने 2014 में अपना पहली बार मोबाइल मनी का एप्लीकेशन लॉन्च किया अपने एडवाइजर्स के लिए। आदर्श मनी के नाम से हमने अपना मोबाइल मनी एप्लीकेशन लॉन्च किया, जिसमें सदस्यों के लिए सारी सुविधाएं थी। उनके बचत और चालू खाते का वो बैलेंस देख सकते हैं। उनके कितना इस्तेमाल करते थे आपके ये डिमोनेटाइजेशन से पहले? अगर मैं लगाऊं तो आपके सदस्य कितना उस ऐप का इस्तेमाल करते थे? देखिए, डिमोनेटाइजेशन के पहले हमारा एप्लीकेशन था, पर सदस्यों को शायद इतनी जानकारी नहीं थी। डिमोनेटाइजेशन के आते ही भी अपनी आदत में आए हुए, भैया वो कैश होना चाहिए, दे रहे हैं, वो चल रहा है काम। डिमोनेटाइजेशन के आते ही देश में एक ऐसी हवा चली, एक ऐसी हवा, मतलब मैं कहूंगा कि एक ऐसा तूफान मच गया कि सबको कैशलेस प्रवृत्ति पे आना है, सबको डिजिटाइजेशन तरीके से काम करना है। और आदर्श क्रेडिट का मोबाइल एप्लीकेशन जो हमने अक्टूबर 2014 में पहले ही लॉन्च कर दिया था, तो सदस्यों को लगा कि ये एक बहुत बेहतर तरीका है, क्योंकि जब वो एप्लीकेशन के माध्यम से काम करते तो उनके बचत और चालू खाते में जो भी बैलेंस होता है उसके ऊपर उन्हें कुछ इंटरेस्ट मिलता है। अच्छा, मतलब जो भी उनके करंट या सेविंग अकाउंट में जो भी उनका पैसा है, उसमें आदर्श मनी के पे उनको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मिलता है। क्योंकि ये जो बाकी कई सारे पेमेंट गेटवेज हैं, वो तो ये कोई भी सहूलियत नहीं देते हैं। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। प्लस दूसरा सबसे बड़ा डिफरेंस कहूंगा कि आप सदस्य के खाते से भारत के किसी भी बैंक के खाते में आप बिना किसी लिमिट के आप मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। और अगर मैं कहूं वाइस वर्सा, तो किसी भारत में किसी बैंक के खाते से थर्ड पार्टी ट्रांसफर के माध्यम से आप सदस्य के किसी भी सेविंग या करंट अकाउंट में आप अमाउंट को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो वो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है आदर्श क्रेडिट की टेक्नोलॉजी। मतलब हम ये माने कि नेफ्ट हो चाहे आरटीजीएस हो, दोनों चीजें हो जाती हैं। दोनों चीजें हो जाती है। निश्चित तौर पर जब आप एक्सटर्नल एनईएफटी करते हैं किसी भी बैंक के खाते से संस्था के सदस्य के सेविंग खाते में, तो आपको आरबीआई के थर्ड पार्टी ट्रांसफर की एक लिमिटेशन, एक रेस्ट्रिक्शन वो फॉलो करनी पड़ती है। वो तो है ही, वो तो ऑब्वियसली यू आर ऑल्सो वर्किंग अंडर आरबीआई गाइडलाइंस, आप उससे परे थोड़ी काम कर सकते हैं। नहीं, वी आर नॉट वर्किंग एज पर आरबीआई गाइडलाइंस। हम मल्टी स्टेट एक्ट 2002 के तहत सेंट्रल रजिस्ट्रार के दिशा निर्देश में उनके सुपरविजन में काम करते हैं। अच्छा। बट निश्चित तौर पर आरबीआई ने कुछ सहकारिता संस्थाओं को, कोऑपरेटिव सोसाइटीज को यह पावर दिया है कि थर्ड पार्टी ट्रांसफर के माध्यम से वो अपने डेस्क पर 50,000 तक के लिमिट के प्रति ट्रांजेक्शन के चेक को स्वीकार कर सकते हैं। सारी सोसाइटीज को दिया, पर हमने उसको एक अच्छे तरीके से एनकैश किया है कि आप किसी भी बैंक के मोबाइल मनी एप्लीकेशन से यूज करके आप अपने सदस्य
सदस्य का सेविंग खाता उसे बेनिफिशियरी के रूप में ऐड करें और 49,999 तक की प्रति ट्रांजैक्शन के लिमिट से आप उसको सदस्य के सेविंग या बचत चालू खाते में आप पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। सर देखिए, ये तो जो आपने बताया कि भाई चलिए करंट और इससे अकाउंट से आपका लिंक्ड है, आपको इंटरेस्ट भी मिलता है, आप किसी भी बैंक से या यहां से ले सकते हैं। लेकिन सर असली बात ये आती है कि हम लोग मैं बिल्कुल मानती हूँ डिजिटाइजेशन की बात करते हैं और हर चीज की बात करते हैं और भारत बहुत जल्दी से आगे भी बढ़ रहा है। लेकिन आज के दिन भी सर बहुत सारी जो खास करके ये जो पैसे वाली जितनी भी एप्स हैं ये यूजर फ्रेंडली नहीं है। आदर्श मनी कितना यूजर फ्रेंडली है ये आप हमें बताइए एक छोटे से ब्रेक के बाद। हम ब्रेक के बाद अभी वापस आते हैं। आप लोग देख रहे हैं जी हां, खास मुलाकात। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए, डिमोनेटाइजेशन हुआ और क्योंकि जो आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी से जुड़े हुए मेंबर्स थे उनको फिर भी तकलीफ बहुत कम हुई बिकॉज आपका ऐप था वो फंक्शनल था। लेकिन सर आप ये मानेंगे कि खास करके एक उम्र के लोग जो हैं वो थोड़ा ये मोबाइल वगैरह भैया फोन बज जाए सुन लो वहीं तक सीमित रखना चाहते हैं। कितना यूजर फ्रेंडली है आपका आदर्श मनी? देखिए, यूजर फ्रेंडली इस तरह से मैं कहूंगा कि आज जो देश में हवा चली है, जो हमारे सपनों को, हमारे पंखों को एक नई उड़ान मिली है, उस तरह से आदर्श क्रेडिट का मोबाइल मनी एप्लीकेशन सदस्यों के लिए बहुत यूजर फ्रेंडली है। और इसलिए नहीं कि वो आदर्श क्रेडिट का मोबाइल मनी एप्लीकेशन है या मैं आदर्श क्रेडिट को रिप्रेजेंट करता हूं, पर लेकिन आप हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये प्रश्न मैं उस राहुल मोदी से पूछ रही हूं जो कि एमडी नहीं है। मैं उन राहुल मोदी से पूछ रही हूं जो कि एक मतलब टेक्नोलॉजी से बहुत प्रेम करते हैं और उन्होंने जिम्मा उठा रखा है। तो आप उस हिसाब से बताइए कि क्या आप ये अपने फादर को, आप क्या ये अपने घर में कोई और बुजुर्ग है या जो अगर आपका कोई ड्राइवर है आप उसको ये समझा पाएंगे? बिल्कुल, बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे पाएंगे। टेक्नोलॉजी का सही मायने में सही उपयोग तभी हो सकता है जब वो आपकी फिंगर टिप्स के हिसाब से बहुत ही जल्दी सीमलेसली बिना किसी पेपर के आप उस पर ट्रांजेक्शन्स को एग्जीक्यूट कर सके। जहां तक बात है आदर्श क्रेडिट के मोबाइल मनी एप्लीकेशन की, आपको कुछ नहीं करना। अगर आप सदस्य हैं आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, आपके जो बेसिक क्रेडेंशियल्स है, आपका अकाउंट नंबर, आपका कस्टमर आईडी वो आपको डालना है, मेंबरशिप आईडी वगैरह, और केवल मात्र आप या तो अगले इंसान का, जिस भी सदस्य को आपको पैसा ट्रांसफर करना है, या तो आप उनका अकाउंट नंबर डालकर पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। पर अगर आपको किसी कारण से उनका अकाउंट नंबर याद नहीं है तो आप उनका जो मोबाइल नंबर उनके मेंबरशिप आईडी के सामने रजिस्टर्ड है, उनका मोबाइल नंबर डालकर भी आप कुछ ही सेकंड में, कुछ ही पलों में आप फंड ट्रांसफर की सुविधा बहुत अच्छे तरीके से और बहुत ही सीमलेस तरीके से कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पर ये एक यूजर फ्रेंडली है। आपको मैं कहूंगा कि मोबाइल नंबर भी याद रखने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने कॉन्टैक्ट से ही जिस भी सदस्य को आप पैसा भेजना चाहते हैं अपनी कॉन्टैक्ट बुक से ही उसका मोबाइल नंबर वहां से फीड कर वहां पर इनपुट कर आप उसको पैसे को एग्जीक्यूट और पैसे को ट्रांसफर कर सकते हैं। इतना ही नहीं, हम जो रिचार्ज की सुविधा देते हैं, हम जो यूटिलिटी बिल पेमेंट्स की सुविधा देते हैं, उस पर वापस हमारे सदस्य जो भी उनका उपयोग करते हैं उस पर वापस उनको कैशबैक की और उनके सेविंग में उतना ही पॉइंट उनको रिडीम करके उनको वापस बैलेंस की भी सुविधा हम आदर्श क्रेडिट के माध्यम एप्लीकेशन के माध्यम से देते हैं। राहुल जी, एक बार जब आपसे पहले मेरी बात हुई थी टेलीविजन पर नहीं वैसे, तो आपने चर्चा करी थी कि आप एक सपना देखते हैं कि भाई जो हमारा डिजिटाइजेशन हो वो हमारा सेमी अर्बन और रूरल सेक्टर में हो। फाइनेंशियल इंक्लूजन का एक सपना था आपका। और तभी मेरा आपसे यही पॉइंट था कि भाई क्या ग्रामीण क्षेत्र में लोग इतनी जल्दी इस तरीके से जो हम लोग बात करते हैं डिजिटल इंडिया की और कैशलेस इकोनॉमी की, क्या वो लोग उसको इतनी जल्दी अपना पाएंगे डिमोनेटाइजेशन को देखते हुए? और आपकी 820 ब्रांचेस हैं और सेमी अर्बन और रूरल सेक्टर में बहुत अच्छी पकड़ है। आपने क्या महसूस किया ये बताइए। देखिए, 820 शाखाएं हैं, उसके साथ साथ हमारे पास एक 15 लाख मेंबर का बेस है। हमने ये मुहिम चला रखी कि हम अपने सदस्यों के साथ साथ अपने स्टाफ, अपने एम्प्लॉयज के साथ साथ हर जो हमारी रूरल और सेमी रूरल एरियाज में हमारी जहाँ ब्रांचेस है उन सभी गांवों को हम गोद लेंगे, उनको अडॉप्ट करेंगे। वहां के लोगों को अगर शिक्षित करना है तो शिक्षित करने का भी बीड़ा हम उठाएंगे और उन्हें कैशलेस प्रवृत्ति की और मोबाइल मनी एप्लीकेशन के ऊपर लेकर जाएंगे। हमारा इसमें पर्पज ये नहीं है कि वो आदर्श क्रेडिट के माध्यम से आदर्श क्रेडिट का एप्लीकेशन ही यूज करे, कोई भी करे। और जब हम वित्तीय समावेश की बात करते हैं तो वित्तीय समावेश में हम बहुत बड़ा एजेंडा लेकर चलते हैं, बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव लेकर चलते हैं। और उस ऑब्जेक्टिव में भारत जिस तरह से आगे बढ़ना चाहता है, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, जो सपना है डिजिटल इकोनॉमी का, उस सारी चीजों को लेकर हम लगातार कंसिस्टेंट तरीके से उस अभियान को लेकर चल रहे हैं, उनको काम करना चाहते हैं। और हर छोटे गांव को, हर छोटे कस्बे को हम गोद लेकर, उनको साथ लेकर उनको शिक्षित करना चाहते हैं, उनको प्रशिक्षण देना चाहते हैं। और उसके माध्यम से हम उन सभी लोगों को अंतिम
मध्यम वर्ग के लोगों तक वित्तीय सेवाएं पहुंचाना चाहते हैं और वित्तीय समावेश के काम से हम लगातार 1999 से काम करते आ रहे हैं, उन्हें किसी न किसी तरह से बचत के माध्यम देते आ रहे हैं। तो डिजिटाइजेशन आज की तारीख में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। इशू से ज्यादा कहूंगा कि एक बहुत बड़ा डिस्कशन है, पर हम इस काम को 1999 से और डिजिटाइजेशन की बात कहूं तो 2014 से लगातार इस काम को करते आ रहे हैं और निश्चित तौर पर आज ये भारत को लेकर है और भारत में ही नहीं इंटरनेशनल लेवल पे प्लेटफॉर्म पर आदर्श क्रेडिट के टेक्नोलॉजी के काम को सराहा गया है और बहुत सारी जगह पे इसको रिकॉग्निशन मिला है। राहुल जी, जैसे मैंने भी आपसे पूछा था, क्योंकि आपकी बहुत मजबूत पकड़ है रूरल में और सेमी अर्बन सेक्टर में, डिमोनेटाइजेशन का कितना असर हुआ वहां की इकोनॉमी के ऊपर? और भाई बिकॉज आप एक फाइनेंशियली बहुत साउंड बंदे हैं, तो आपको क्या लगता है कि कितना समय लगेगा हमारे रूरल सेक्टर को ये जो एक धक्का लगा है उससे उभरने में? देखिए, हम हमेशा जब हम किसी मनुष्य की बात करते हैं, किसी ह्यूमन कैरेक्टर की बात करते हैं, तो निश्चित तौर पर कोई भी बदलाव होता है, कोई भी चेंज मैनेजमेंट होता है, तो निश्चित तौर पर उसमें हमें कुछ समय लगता है उन सारी चीजों से एडेप्ट करने के लिए। सही। पर जब सारी ताकत, सारी शक्तियां एक तरफ, एक विजन, एक मिशन की तरफ बढ़ती है, तो वो समय काफी कम हो जाता है, क्योंकि सब लोग एक ही विजन, एक ही गोल को लेकर चल रहे हैं, वो है भारत को डिजिटल करना, भारत को कैशलेस करना। भारत हमेशा एक पीढ़ी आगे रहा है। एक पीढ़ी की जब मैं बात करता हूं तो एक लेवल को उसने हमेशा क्रॉस करके उसने अपने गोल्स को अचीव किया है। चाहे मोबाइल की बात हो तो दूसरे देशों में लैंडलाइन से कॉर्डलेस आया, कॉर्डलेस से मोबाइल आया। हमारे यहाँ हमने कॉर्डलेस का स्टेप नहीं देखा। दूसरे देशों में फिजिकल करेंसी से प्लास्टिक मनी आया, प्लास्टिक मनी से फिर डिजिटाइजेशन आया। हमारे यहाँ पे प्लास्टिक मनी आया, पर प्लास्टिक मनी का उतना इवोल्यूशन नहीं हुआ, बहुत ही माइनॉरिटी हुआ और हम सीधे डिजिटल मनी के ऊपर लीप करके उसके ऊपर छलांग मार गए। तो डिजिटल मनी को लेकर जो सारे लोग एक साथ जुड़े हैं, रूरल और सेमी अर्बन लोगों में जरूर थोड़ी सी, जब शुरू में ये ऐलान हुआ था, पर लोग काफी खुश थे, इस डिसीजन से काफी खुश थे कि आज जो सारी चीजें हैं, जो ब्लैक मनी को लेकर लोग जिस तरह से फायदा उठा रहे हैं, लोग खुश थे और उन्होंने इस स्टेप को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट किया। और आज जो रूरल और सेमी रूरल लोगों में एरियाज में जो प्रॉब्लम हो रही है कि कैश की किल्लत है या कैश ट्रांसफर नहीं करवा पा रहे, आज आदर्श क्रेडिट के एप्लीकेशन के माध्यम से वो भारत में किसी भी बैंक खाते में किसी भी सदस्य को पैसा भेज सकते हैं। तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ा सक्सेसफुल एप्लीकेशन, एक सक्सेसफुल अभियान की तरफ हम लोगों को इसको। आपने यूज में कितना जंप देखा जी? प्री डिमोनेटाइजेशन में और पोस्ट में कितना यूज में जंप देखा आपने? प्री डिमोनेटाइजेशन में हमारा मोस्टली काम मैनुअल पे भी होता था, कैश भी विड्रॉल होता था, कैश पे डिपॉजिट होता था। डिमोनेटाइजेशन के बाद चूंकि मॉनेटरी टर्म्स को लेकर आपको कैश विड्रॉल के ऊपर रेस्ट्रिक्शन, और जब तक ये सारी चीजें नॉर्मलाइज नहीं होती, नॉर्मलाइज का मतलब जब तक गवर्नमेंट की तरफ से लिक्विडिटी को फ्लेक्सिबल नहीं लाया जाता है, बिल्कुल, तब तक मोबाइल मनी एप्लीकेशन पर तब तक हम एक बहुत लंबा स्ट्रेच मार चुके होंगे, एक स्ट्रेच ले चुके होंगे। और मोबाइल एप्लीकेशन पे आज की तारीख में कहूं कि अगर हमारा डीमोनेटाइजेशन के ऊपर 20 से 25% लोग उस पर काम करते थे, आज की तारीख में 80 to 85% ट्रांजेक्शन हमारे केवल मात्र मोबाइल मनी एप्लीकेशन के ऊपर होते हैं। और हमारा फोकस है कि मार्च 2017 के बाद हम पूरे बिजनेस को मैनुअल तरीके से ना करके पूरी तरह से डिजिटल तरीके से ले जाएं, यहां तक कि जो फॉर्म भरने हैं, जो सारी चीजें हैं, वो भी मोबाइल पर ही अवेलेबल हो, जो आज सहकारिता क्षेत्र में कोई भी संस्था या किसी भी संस्था ने सोचा नहीं है। ये बिल्कुल इसी से जुड़ा हुआ मेरा दूसरा प्रश्न था जी कि कोऑपरेटिव्स ने अभी तक टेक्नोलॉजी को ऐसे अपनाया नहीं है जैसे आदर्श क्रेडिट ने अपनाया है। आप बाकी कोऑपरेटिव्स को किस तरह गाइड करके एक ट्रू लीडर की तरह उनको भी इस प्लेटफॉर्म पे लाने के प्रयास करें, हम आपसे जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हम अभी वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं आदर्श क्रेडिट के एमडी राहुल मोदी जी से कि आखिर वो ये टेक्नोलॉजी और कोऑपरेटिव्स का जो एक बंधन आप आदर्श क्रेडिट में ला चुके हैं, क्या आप एक ट्रू लीडर अपने आप को साबित करते हुए बाकी कोऑपरेटिव्स को इस प्लेटफॉर्म पे लाने का प्रयास करें, या कि नहीं भैया जी हम तो पहुंच गए, अब तुम अपनी देखो? निश्चित तौर पर जब आप एक लीडर की तरह काम करते हैं तो एक अच्छा लीडर वही होता है जो अपने नीचे के लोगों को साथ लाकर एक लीडर के प्लेटफॉर्म पर लाकर खड़ा कर सके और बनिस्बत कि वो खुद उनको लीड करने के हिसाब से उसकी मुहिम चला सके। तो हम चाहते हैं कि दूसरी कोऑपरेटिव संस्थाएं भी इसकी तरफ आगे बढ़े। उसके लिए जो भी सपोर्ट करना है, जो भी ट्रेनिंग देनी है, जो भी उनकी टीम से कॉल करके उन्हें वेंडर तक पहुंचाना है, या जिस भी तरह से सपोर्ट हम कर सकते हैं सहकारिता के माध्यम से, अगर हम उसमें पायनियर हैं, हम उसमें लीडर हैं, हमने वो टेक्नोलॉजी स्टैब्लिश किया, हम अपने 15 लाख सदस्यों के साथ उसको यूज कर रहे हैं, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर हम चाहेंगे कि जब पूरा देश आगे बढ़ रहा है तो सहकारिता एज अ सेक्टर भी आगे बढ़े, क्योंकि सहकारिता का अपना बहुत एक पुरातन काल से जुड़ा हुआ है, कई सारी चीजों से ये
देश की आर्थिक व्यवस्था से भी जुड़ा हुआ है और सही मायने में अगर वित्तीय समावेश हो रहा है तो वो सहकारिता के माध्यम से हो रहा है। तो जब इतने बड़े विजन को लेकर हमें चलना है, इतनी बड़ी सारी चीजों को एक साथ जोड़ना है, जो डॉट्स हमें मिलाने हैं, तो निश्चित तौर पर मैं चाहूंगा कि दूसरी संस्थाएं भी इसमें आगे बढ़े। और सहकारिता संस्थाएं ही क्यों, दूसरी तमाम तरह की जो भी कंपनीज, जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हमसे किसी भी तरह की मदद लेना चाहते हैं, हम उनको तमाम तरह से सपोर्ट करने के लिए और उसके लिए लगातार प्रयासरत हैं और लगातार उसमें कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। एक चीज पूछना चाहूंगी राहुल जी, आप बार बार ये बोलते हैं कि डिजिटाइजेशन, कैशलेस इकोनॉमी ये आज की जरूरत है, क्यों, क्या इतना जरूरी है? और खास करके मैं जवाब चाहूंगी हमारे ग्रामीण क्षेत्र के भाई बहनों को देखते हुए, क्योंकि ऐसा नहीं कि भैया हम लोग बस अर्बन का सोचते रहे कि नहीं भैया शहर में ऐसा होना चाहिए, वो नहीं चलेगा। नहीं, शहर में आपके पास सारी चीजें अवेलेबल, अगर मैं सही मायने में कहूं तो शहर में काफी लोग डिजिटाइजेशन को अपना चुके हैं, क्योंकि प्लास्टिक मनी पे जिस तरह से काम होता है, जिस तरह से डिजिटल मनी पे काम होता है, पर उसका मुख्य आधार तभी जब डिजिटाइजेशन सक्सेसफुल होगा जब हमारे बाकी के लोग, रूरल के, गांव के, कस्बे के लोग इसमें आगे बढ़ेंगे। जरूरी इसलिए भी है कि लोगों को शिक्षित करना है, तब सही मायने में देश में ये सारे जो बेईमानी है, जो करप्शन है, जो भ्रष्टाचार को लेकर है, जो टेररिज्म को लेकर है, और अगर गरीब आदमी या छोटे वर्ग का आदमी इसको सीखता है तो उसके लिए सही मायने में जरूरी होता है कि वो सारी चीजों से, सारे चिंतित से मुक्त होकर एक अच्छे प्लेटफॉर्म की तरफ और बिना किसी डर के, बिना किसी भय के अपने पैसे को सुरक्षित रख सकता है और उस पर अपने सारे ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट कर सकता है। तो बहुत बड़ी रोक लगेगी जी अगर हमारे ये जितने भी हमारी ये चीजें डिजिटाइज हो जाती हैं और हम लोग कैशलेस इकोनॉमी करते हैं। सर, आदर्श क्रेडिट का CSR इनिशिएटिव भी बहुत अच्छे काम करता है, उसके बारे में बताइए। CSR इनिशिएटिव्स में हमारा हमेशा ये सोचना होता है कि जिस तरह से हम वित्तीय समावेश के माध्यम से लोगों से जुड़े हैं, लोगों तक पहुंचते हैं, तो चाहे वो हमारा सदस्य हो या ना हो, हमारा कर्मचारी, हमारा एम्प्लॉय हो या ना हो, पर हम जो सोसाइटी के साथ जुड़कर काम कर रहे हैं वही सही मायने में हम समाज तक, अंतिम वर्ग तक, लोगों तक पहुंचा सके। चाहे फाइनेंशियल बेनिफिट हो, चाहे नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट हो, हमारे हमेशा किसी न किसी तरह के सामाजिक सरोकार के काम चलते रहते हैं। अभी जैसे सर्दियां चल रही है तो हमने एक मुहिम चला रखी कि जो लोग भी नए ब्लैंकेट या नए स्वेटर गरीब बच्चों को दान देना चाहते हैं, तो संपूर्ण भारत में हमारी 820 शाखाएं हैं, 40 रीजनल ऑफिस है और 12 जोनल ऑफिस है। तो वो वहां पर आकर अपना नाम लिखवाकर उसको जमा करा सकते हैं, पर वो नए होने चाहिए। और हम अंत में जो भी गरीब, जो भी नीडी, डाउन ट्रोडन सेक्टर है, उनको हम लोग ठंड के माध्यम से बचाने के लिए सारी मुहिम चला रहे हैं। इसके अलावा जो भी सामाजिक सरोकार में हमारा एक बहुत बड़ा ब्लड डोनेशन का हेल्पलाइन सेंटर चलता है। अच्छा। जिससे जम्मू से लेकर हम साउथ में केरला, कन्याकुमारी तक जहां पर भी ब्लड की रिक्वायरमेंट आती है, हमारे अगर टोल फ्री नंबर पे उसकी रिक्वायरमेंट आती है, हम केवल मात्र कुछ ही घंटों में हमारे डोनर लिस्ट है, हमारे रजिस्टर्ड जो डोनर लिस्ट है, उनके साथ हम उनको अरेंज करके टाइप करा के ब्लड की रिक्वायरमेंट हेल्प कराते हैं। उसी अभियान को आगे चलाकर हम उसको भी डिजिटाइजेशन से जोड़ रहे हैं। हम बहुत ही जल्द हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर आ रहे हैं, जो पूरा एक ब्लड डोनेशन को लेकर एक मोबाइल एप्लीकेशन हम डेवलप करना चाह रहे हैं। जो हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं उन्हें फोन करने की भी आवश्यकता नहीं, उस पर वो हमारे डोनर की लिस्ट देकर हमारे सेंट्रलाइज्ड नंबर से डोनर तक डायरेक्ट उनको कनेक्ट कर देगा। तो उसको रियल टाइम अपडेट है, चाहे रात हो, चाहे दिन हो, चाहे सुबह, कभी भी वो एप्लीकेशन से डोनर की लिस्ट देख सकता है, कौन कौन से डोनर अवेलेबल, और उनसे कांटेक्ट करके ये सारी चीजें कर सकता है। तो सहकारिता में जो हम सामाजिक सरोकार को लेकर चल रहे हैं, सिर्फ सामाजिक सरोकार नहीं करना, उसको किस तरह यूजर फ्रेंडली करना है, किस तरह लोगों तक पहुंचाना है, और बिना किसी समय गंवाए, बिना किसी समय को देखे वो हमेशा उसके प्रति जुड़कर उसका फायदा उठा सके, उसका लाभ ले सके। बहुत ही बढ़िया विजन है जी। चलिए, ये तो आपका विजन रहा CSR का। अब मैं MD साहब से ये जानना चाहूंगी कि आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का आपका शॉर्ट टर्म विजन क्या है और लॉन्ग टर्म विजन क्या है? देखिए, शॉर्ट टर्म विजन की बात कहूं तो शॉर्ट टर्म विजन जैसा कुछ नहीं है। हर विजन एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ होता है, क्योंकि विजनरी वही होता है जो आगे की सब सारी चीजों को देखकर उसके हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से अपना काम को और अपने सेक्टर में सभी को साथ लेकर आगे बढ़े। मैं अपने विजन की बात कहूं तो आज हम मोबाइल मनी टेक्नोलॉजी में आए हैं। डिजिटाइजेशन को लेकर एक भारत सरकार ने जो सभी को एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है, उस पर आगे बढ़ना चाहते हैं। और डिजिटाइजेशन ही नहीं, अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर कैशलेस की प्रवृत्ति के ऊपर लाना, उनको सिर्फ फंड ट्रांसफर ही नहीं, किसी भी तरह की सुविधा देना, चाहे बिल पेमेंट हो, चाहे ट्रेवल सर्विसेज हो, चाहे होटल बुकिंग हो, चाहे उनके लिए एक मार्केट प्लेस देना। आज रूरल में सबसे बड़ी ये समस्या है कि उनके पास
उनके पास बचत के विकल्प होते हैं, बचत उनके पास होती है, पर उनके पास सामान खरीदने के साधन नहीं होते, मीडियम नहीं होते, रिसोर्सेज नहीं होते। वेरी ट्रू। हम आदर्श क्रेडिट के माध्यम से एक पूरा प्लेटफॉर्म उन्हें देना चाहते हैं कि उन्हें किसी भी जरूरत की आवश्यकता हो, केवल मात्र एक एप्लीकेशन डाउनलोड किया, उसमें आपकी तमाम आवश्यकता जितनी जरूरत है वो सारी उस एप्लीकेशन के माध्यम से पूरी हो सके। तो एक कंपोजिट पैकेज हम उनको देना चाहते हैं और आगे जाकर सारा काम इसी पर खड़ा होना है, सारा काम डिजिटाइजेशन के ऊपर होना है। हमारी जो ब्रांचेज हैं उस पर हम पूरी तरह से प्रयासरत है कि हम पूरे काम को डिजिटल के ऊपर फोकस करके डिजिटल के ऊपर लाएं, बिना किसी फिजिकल कैश का। निश्चित तौर पर शुरू में थोड़ी कैशलेस प्रवृत्ति पे काम करने में समस्या होगी, पर हम उसको लेस कैश के ऊपर आधारित करके उसको चालू कर सकते हैं। मतलब शुरुआत तो हो कहीं से, शुरुआत हो चुकी है, देश आगे बढ़ चुका है और संस्था लगातार प्रयासरत है। लगातार हम इसको कितने उत्कृष्ट तरीके से, कितने बेहतर तरीके से इसको आगे लेकर जा सके और भारत का ही नहीं पूरे देश का, हम पूरे हमारा जो विजन है उसका नाम लेकर हम सहकारिता क्षेत्र में उसको लेकर आगे बढ़ सकें। बहुत बढ़िया। बिकॉज दिख रहा है कि इस तरीके से जो हम लोग बात करते हैं, चाहे फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करते हैं, चाहे डिजिटाइजेशन की बात करते हैं, तो ये सपना इसी तरह से साकार होगा। सर एक चीज मुझे बताइए, आज के दिन 820 ब्रांचेस हैं, संपूर्ण भारत में फुटप्रिंट्स है, फिर भी आपको क्या लगता है कि किसी क्षेत्र में हम थोड़े कम हैं और हमें और जाना चाहिए और मैं आगे वहां पर एक्सपैंड करूंगा? देखिए, हम एक विजन 2020 लेकर चल रहे हैं। आज हमारी 820 फुल फ्लेजेड शाखाएं काम कर रही है। हम टेक्नोलॉजी में लीडर हैं, चाहे मैं सहकारिता क्षेत्र की बात करूं या कई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हम टेक्नोलॉजी के मामले में आगे हैं, हमारे एप्लीकेशन को लेकर काम कर रहे हैं। 2020 का जो हमारा विजन है, हम चाहते हैं कि पूरे भारत में हम 1 लाख बिजनेस करस्पॉन्डेंट शाखाएं खड़ी करें। ये शाखाएं केवल मात्र एक रूम से संचालित होगी जहां पर जो भी लोग एक सर्टेन क्वालिफिकेशन लेकर इंटरव्यू के कारण वो शाखाएं लैपटॉप के माध्यम से या टैबलेट के माध्यम से चला सकते हैं। तो पूरे भारत में हम जो वित्तीय समावेश को लेकर, डिजिटाइजेशन को लेकर काम कर रहे हैं, तो 2020 तक हमारा विजन है कि हम पूरे भारत में जहां पर भी रूरल में जरूरत है, जहां पर भी हम अपनी प्रेजेंस को अभी इतनी स्टैब्लिश नहीं कर पाए, तो उन सभी क्षेत्रों में लगभग 1 लाख बिजनेस करस्पॉन्डेंट की ये स्मॉल ब्रांचेस हमें खड़ी करनी है। और उन सारी चीजों को लेकर उनका काम सिर्फ ये नहीं होगा कि बिजनेस इकट्ठा करना है, लोगों को आगे लेकर चलना है, पर उसके साथ साथ उन सभी गांवों में उन सभी प्रकार की प्रवृत्ति के लोगों को डिजिटाइजेशन पर लाना, कैशलेस तरीके से काम करना सिखाना और किस तरह से आगे भारत के एम के साथ, भारत के सपने के साथ वो लोग आगे बढ़ सकते हैं, उन सारी चीजों को लेकर आगे बढ़ना। बस जी, भारत के सपने के साथ सबको मिलकर आगे बढ़ना। इन बहुत ही अच्छे शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया राहुल जी हमारे कार्यक्रम में आने के लिए। तो ये था खास मुलाकात राहुल मोदी जी के साथ, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के। मैं जल्द ही आपके बीच दोबारा होंगी, तब तक जय हिंद।